नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एडुवेगो के फाउंडर मुकेश कुमार जी से। बता दें कि एडुवेगो एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के बीच की कमी को दूर करता है और एक एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से इनको डायरेक्ट जोड़ता है। अब हम जानेंगे कि एडुवेगो कैसे काम करता है और मुकेश कुमार जी ने इसे कैसे खड़ा किया। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं एडुवेगो के फाउंडर मुकेश कुमार जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एडुवेगो का क्या कंसेप्ट है और ये किस तरीके से सर्व कर रहा है, मतलब क्या डिफरेंस है जो कि इसको अलग खड़ा कर रहा है। जैसा कि मैम आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि एडुवेगो जो है वो एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि स्टूडेंट को कॉलेज से जो है सो वो कनेक्ट करवाता है और जो गैप है जो बच्चे स्टूडेंट तक जो बच्चे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अपने लीड्स के थ्रू। तो एक बात बताइएगा कि सिमिलर काम तो और भी बहुत लोग कर रहे होंगे मार्केट में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो फिर आपका क्या इसमें ऐसा रोल प्ले है जिसकी वजह से लोग या स्टूडेंट्स दूसरी तरफ ना जाकर आपको चूज़ करें। मैम ऐसा है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो टोटली एआई बेस्ड और क्लाउड है, क्योंकि देखिए सपोज एक बच्चा मान लीजिए रांची में बैठा है और उसको बेंगलोर के किसी कॉलेज में जो है सो एडमिशन लेना है और उसका इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो बेंगलोर के कॉलेजेस में कभी फ़ोन करेंगे या बस बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ़ोन करते हैं, किन्हीं का लगता है नहीं लगता है। तो जो आपने बोला कि बहुत सारे विकल्प जो अवेलेबल, उससे हम टोटली अलग हैं, क्योंकि हम एक मॉड्यूल नहीं, हम इंटायर जो मॉड्यूल है ना, बच्चे का जो एडमिशन से लेके इवन उनके प्लेसमेंट तक का जो पूरा जो मॉड्यूल है ना वो हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आपको हम बताएं कि एडमिशन जब ले लेते हैं बच्चे तो उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं तो उसका जो मॉड्यूल है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर जो प्लेसमेंट में जाते हैं तो उसमें हमारा मॉड्यूल अवेलेबल। तो हमारे मॉड्यूल जैसे अन्य जो है कोई भी स्टार्टअप हो या दूसरे प्रोवाइडर जो है अभी फ़िलहाल तो नहीं है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट डिफरेंस क्या है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जहां कोई कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट जाकर क्लिक करे तो उसी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर गैप कहाँ आ रही है। पिन पॉइंट मैम होता है इंस्टेंट रिस्पांस जो है कि कॉलेज की तरफ बच्चों को, वो अभी तक एक बहुत बड़ा गैप रहा था जो कि हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। 3-4 दिनों में नॉर्मली रिस्पांस आता है। फर्स्ट रिस्पांस जो होता है ना वो इंस्टेंट होता है, जो उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और एसएमएस पे हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये इंस्टेंट रिस्पांस आप कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए आपने किस तरीके का ब्रिज डेवलप किया हुआ है। इंस्टेंट रिस्पांस के लिए जो है हम लोग मेटा का व्हाट्सएप फैसिलिटी यूज़ करते हैं, ईमेल गूगल का ईमेल फैसिलिटी यूज़ करते हैं एंड हम लोग एसएमएस फैसिलिटी यूज़ करते हैं। इस तीनों फैसिलिटीज़ को एक इकट्ठे हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ के हम जो है बच्चों को इंस्टेंट रिस्पांस जो है वो देते हैं। देखा जाए तो ये किस तरीके से काम करता है और ये जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है इसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं। इंश्योर इन द सेंस मैम आप इसको इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इंस्टेंट क्या होता है, इसमें जो भी एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उसमें किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग है वो 10 बजे से 7 बजे 5 बजे ऐसा होता है, बट हमारा एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो 24/7 जो है वो क्लाउड में रन करता रहता है। तो इसमें मान लीजिए आपके कोई काउंसलर्स हैं जो लीव पर हों या प्रिंसिपल बिजी हों या एडमिशन काउंसलर्स हों, तो उससे हमारे सॉफ्टवेयर के मैकेनिज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग 24/7 क्लाउड पे जो है वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स बच्चों को देते रहते हैं। तो इसके लिए तो आपने कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से टाई अप कर रखा होगा, तो बच्चे वैसे ही कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं जहां से आपका टाई अप है, उसके बारे में आप इंस्टेंट कम्युनिकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी अभी तो झारखंड की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें कि बहुत सारे कॉलेजेस हमारे सर्विस का लाभ भी उठा रहे हैं, बट हाँ हमें ये आवश्यकता है कि हम कॉलेजेस को और भी जागरूक करें कि बच्चों को जो है सो कंसल्टेंट का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो एडमिशन में बहुत मतलब अच्छे क्या बोलेंगे उसको पैमाने में नहीं आ पा रहे। हाँ, पैमाने में नहीं आ पा रहे हैं। तो उस गैप को फुलफिल, क्योंकि क्या होता है कि इस पूरे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स में, सभी नहीं, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि सभी नहीं,
कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं ना जो मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि आपका फ़ीस ये है, और बाद में जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनका फ़ीस कुछ और होता है, और मतलब मिस इन्फॉर्मेशंस देते हैं जो कि आपको ऑनलाइन रिव्यूज़ में मिल भी जाएंगे। बहुत सारे रिव्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं। तो कॉलेजेस की भी इच्छा होती है कि हम इस गैप को जो है सो फुलफ़िल करें, जिसमें कि हमारा योगदान होता है कि हम कॉलेजेस सामने बढ़ के आएँ और हमारे सर्विसेज का इस्तेमाल करें और बच्चों तक है जो डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करें और उन्हें सटीक इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज के बारे में, जैसे उनका अप्रूवल क्या है, उनके कितने सीट्स हैं, फीस कितना है, कितने सीट्स अवेलेबल है, वो बच्चों को सटीक जानकारी मिल सके। मुकेश जी, एक बात बताइए कि आपने इस स्टार्टअप को खड़ा कैसे किया? कब आपने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है मार्केट में जिसको आप फिल कर सकते हैं? मैम, बात रही इसको स्टार्टअप को आप कर क्या रहे थे? एजुकेशन से अगर हम बात करें तो कैसे जॉब आपने किया या कैसे हुआ? मैम, इसमें ऐसा है कि इस स्टार्टअप को जो मैंने अपना जो प्रारूप दिया है, इसमें मैंने 2017 से लेके अभी तक मैं दिन रात इसके पीछे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, एजुकेशन इसकी शुरुआत आप कहाँ से कर रहे थे? किस चीज़ में कर रहे थे? मेरा बीटेक कंप्यूटर साइंस था और मैं इसे प्रोजेक्ट के तौर पे करता था, जो कि मैं जिस कॉलेज में रहता था, जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो वहीं पे मैंने एक प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे एडमिशन ऑफिसर को ये प्रोजेक्ट बना के दिया था, जो कि काफ़ी उन्हें पसंद आया और मुझे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मिलनी स्टार्ट हो गई। और उन्हीं के फायदे की का प्रोजेक्ट हाँ, उन्हीं के रूपरेखा जो वो सजेस्ट करते थे कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, या उनका जो डिमांड होता था उस हिसाब से मैं इसको प्रोग्राम करता था। बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आपने ये किया? हाँ, मैं लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट से हमारी इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। उस प्रोजेक्ट को पहले मैं नॉमिनल इस पे करता था, जो कि उस समय क्लाउड का काफ़ी चलन नहीं था, तो वो हमारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर में था, और अभी क्लाउड का चलन है तो हमने इसको क्लाउड में शिफ्ट करके इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो अपने ही कॉलेज को आप सर्व कर रहे थे अपने इस छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि आपका लास्ट ईयर कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था। कॉलेज ने आपको काफ़ी सराहा भी इस चीज़ के लिए जी। उसको आपने बड़ा प्रारूप कैसे दिया? कैसे आपने उसको एक्सपैंड किया उस कॉलेज से लेकर बाहर की दुनिया में? इसको मैम प्रारूप देने के लिए, या ऐसे कहें कि मेरे स्टार्टअप को पहचान दिलाने के लिए, मैं जो है सो कुछ दिन तक जॉब किया। जॉब में मुझे मन नहीं लगा। तो जॉब प्लेसमेंट से मिली या ऐसे? नहीं, मैं जो है सो खुद से ही बेंगलोर में जाके काम किया। तो उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आया, मैंने उसको ड्रॉप करके मैंने इसको ही कमर्शियलाइज्ड और बड़े पैमाने पे ले जाने का जो है सोचा। कितनी टाइम काम किया? किस सेक्टर में? मैंने कॉल सेंटर में काम किया था। कितने टाइम तक? मैं वहाँ पे 6-7 महीने ही कर पाया, मुझे मन नहीं लगा, क्योंकि एक बॉसी कल्चर मुझे पसंद नहीं आता, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया। और ये जो शुरुआत का पीरियड था जहाँ पे आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे, उस दौरान क्या ये आपने सब खुद से ही किया या दूसरे टीममेट्स की मदद से की, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के थे? इंस्टेंट जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने खुद ही किया था, बट धीरे धीरे मॉड्यूल्स के डिमांड्स आने लगे। हमें जो सामने से फीडबैक्स आने लगे कि अगर ये होता तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता। तो मैंने अब टीम बनाई। पहले तो इकोनॉमिक्स हमारा बहुत ही कमज़ोर था और हमारे फंड्स की जो है सो बहुत कमी थी, तो मैं पार्ट टाइम जो फ्रीलांसर्स होते हैं उसके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे प्रोडक्ट को बिल्ड किया उसको। तो इसके लिए तो जब शुरुआत में आप इस चीज़ को खड़ा कर रहे थे या आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उस दौरान तो आपको लोगों से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ी होगी, मार्केट में उस कॉलेज के बारे में अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे की कि कॉलेज आपसे सेटिस्फाई हुआ, जो कि आपका पहला कस्टमर था? इसमें क्या होता था, मैं दिन भर जो है ना कॉलेज के चेयरमैन को, जो एडमिशन ऑफिसर्स होते थे, उनको दिन भर मैं फ़ोन करता था, उनको SMS करता था, उनको ईमेल करता था, जो कि रिस्पॉन्स रेशियो बहुत कम होता था। उसके बाद मैं कॉलेज विज़िट करता था, खुद ही विज़िट करके चेयरमैन से हो गया, एडमिशन ऑफिसर से हो गया, एडमिशन डायरेक्टर से उनसे मिलता था, कि वो बिना अपॉइंटमेंट के ही मिलता था और बाहर बैठा रहता था उस पर कि अब सर मिलेंगे, अब सर मिलेंगे। तो ये आपके कॉलेज की बात मैं कर रही हूँ? नहीं, हमारे कॉलेज में तो हमारे कॉलेज के जो एडमिशन ऑफिसर थे वो तो हमारे साथ ही थे, वो हमें सजेस्ट एज ए मेंटोर वो हमारे साथ थे। तो मार्केटिंग कैसे आपने करी? मार्केटिंग कैसे चीजों को फैलाया मार्केट में अपने पहले कस्टमर को ग्रो कराने के लिए? वही मार्केट का ही मैं बताया कि मैं कॉलेज टू कॉलेज विजिट करता था। फर्स्ट फेज में मैंने SMS ईमेल सभी करता था। अच्छा, बच्चों को लाने के लिए? हाँ, नहीं, कॉलेज को अपने सॉफ्टवेयर पे ऑनबोर्ड करने के लिए कि आप हमारी सर्विसेज को यूज़ करो, उसके लिए मैं कॉलेज टू कॉलेज विजिट करता और जो आपका पहला कस्टमर था, यानी आप ही का कॉलेज, उसको आपने कैसे कन्विंस किया? उसके लिए तो
एक स्ट्रैटेजी होगी हाँ। कि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होके उस प्लेटफॉर्म पे या उस कॉलेज के वेबसाइट को विजिट कर सके। हाँ, उसके लिए मैंने जो है जो हमारे एडमिशन ऑफिसर्स थे उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहता था। वो हमें गाइड करते थे कि इस सेगमेंट में या इस एरिया के बच्चों को हमको टारगेट करना है। उस हिसाब से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में जो है मॉड्यूल सेट करते थे और उस एरिया के बच्चों को वो दिखे। हाँ, दिखे। वो सेट करने के बाद जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन से पहले और हमारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो रिस्पांस रेट था वो काफ़ी अच्छा था, जिसका रिजल्ट ये था कि माउथ ऑफ पब्लिसिटी की वजह से हम एक कॉलेज से टोटल 32 कॉलेजेस में एक एकेडमिक ईयर में हम पहुंच गए थे। तो एक कॉलेज से टोटल 32 कॉलेजेस तक पहुंचने का जो सफ़र था, ये किस तरीके से आपने तय किया, हम जानना चाहेंगे। ये काफ़ी ही मेहनत भरा था और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं शेयर भी करना चाहूँगा कि किसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए आप सामने वाले को जो है ना एक मुलाकात, 2 मुलाकात या 3-4 मुलाकात में आप नहीं समझा सकते हैं। तो मैं लैपटॉप लेके कॉलेज टू कॉलेज विजिट करता था। उनको जो मैं खुद जिस कॉलेज में पढ़ता था उसका रिस्पांस दिखाता था कि आप देखो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले उनका क्या रिस्पांस रेट है बच्चों के थ्रू और सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद जो क्या रिस्पांस है, तो उससे वो कन्विंस होते थे। प्रोटोटाइप आपका पहला कस्टमर ही बन चुका था और मुझे आइडिया भी हम लोग जो है साथ में ही बैठ के हमने जनरेट किया कि हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, जो कि पहले उस ज़माने में ऐसा होता नहीं था। चैलेंजेस क्या क्या आपने फेस किए इस पूरी जर्नी के दौरान? एक कॉलेज से लेकर 32 कॉलेजेस तक का जो सफ़र था, उसमें क्या क्या परेशानियां आपको सामने आई? चैलेंजेस मैम है कि जो बायर होते हैं, जो कॉलेज के डिसीजन मेकर होते हैं, उनसे मिलना बहुत ही टफ होता था। मैं अपने सॉफ्टवेयर जो है उसके डेमो लेके कॉलेज के बाहर बैठा रहता था कि हम उनको डेमो दे सकूं, उनको अपनी जो है सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो बता सकूं। तो सबसे पहला स्टेप तो मुझे ये बहुत पीछे खींचता था कि आप जाके बाहर बैठे रहो कि अवसर मिलेंगे। बट ये एक अच्छा साइन था मेरे लिए कि जब भी मैं किसी चेयरमैन से, किसी एडमिशन डायरेक्टर से मिलता था तो उनको मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आता था और वो डिसीजन जो है इंस्टेंट लेते थे दैट वी आर गोइंग अहेड विथ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोटोटाइप के तौर पे एक सक्सेसफुल कस्टमर हमारे पास थे, बहुत अच्छे तरीके से खड़ा था। और एक कम्युनिटी जो है, जो चेयरमैन्स के, एडमिशन ऑफिसर्स के जो कम्युनिटीज़ होती है उसमें जो मैंने जो मेहनत दिन रात किया था उससे मेरा वर्ड ऑफ माउथ की जो पब्लिसिटी थी वो हो रही थी और मेरे को पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे थे। हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कंसेप्ट पे आप स्टार्टअप खड़ा किए हुए हैं तो आपका पहला कस्टमर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बाकी के जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं खुद ब खुद आपकी ओर आएंगे, बस डेमो देने की देर है। यस, ये मार्केट फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट, आप किसी भी स्टार्टअप को सिर्फ स्टार्टअप का प्रोडक्ट बना लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग, क्योंकि अपने देश में हर कोने में एक नया आइडियाज़ पे काम चल रहा है, बट इसको मार्केट फिट होना, मतलब पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रूफ करके दिखाना वो जरूरी है। प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपने कैसे एक कंपनी फॉर्म की, कैसे आपने इसको एक स्टार्टअप का स्वरूप दिया? आप चाहते तो नॉर्मल बिजनेस भी तो कर सकते थे, आपने क्यों स्टार्टअप चुना? मैम, मन तो मेरा जो एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मेरा दिन रात मैं जो है लैपटॉप के साथ उठना बैठना खाना सोना सब मेरे लैपटॉप के साथ ही रहता है, तो मैं इससे आगे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। हालांकि ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे फैमिलीज़ में चल रही हैं, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों, रीज़न? मुझे लैपटॉप, वो एक ट्रेडिशन बिजनेस है, बट मुझे जो भी करना था अपने लैपटॉप से ही करना था, क्योंकि मैं अधिकतर टाइम जो है लैपटॉप के साथ ही स्पेंड करता था। लाइक तो आप नॉर्मल बिजनेस भी कर सकते थे एक लैपटॉप नहीं मैम, अब नॉर्मल बिजनेस में मैं कोई मोटो या कोई गैप को फुलफिल नहीं कर सकता था। जो राशन दुकान है वो राशन दुकान ही चलाता। अभी राशन दुकान छोटे, मान लीजिए 10 बाई 10 में है, उसको मैं मॉल तक लेके जाता, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जिसको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिसको लोग बुला रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो एक भूख थी मेरे अंदर, जो आप ऐसा। तो कैसे आपने इसको एक कंपनी का फॉर्म की, कब आपने इस कंपनी को एक स्टार्टअप का स्वरूप दिया? कॉलेज के बाद मैंने 2-3 साल जो है बिना किसी लीगल फॉर्मेशन के ही सारे प्रोडक्ट का डेमो दिया, कॉलेज टू कॉलेज गया। तो सक्सेस हो जाने के बाद आपने कंपनी फॉर्म की? जी। और फिर उसको स्टार्टअप का स्वरूप देना, वो आपने कैसे किया? तो जब मुझे मार्केट फिट का एज ए, समझ लीजिए एक सर्टिफिकेट जैसा मिल गया कि मेरे प्रोडक्ट को अब लोग खरीद सकते हैं, तो हम लीगलिटीज़ के अंदर गए। तो मैंने स्टार्टअप इंडिया का जो फ़ायदा है, जो एडवांटेज है, उसके तरफ अपना ध्यान आकर्षण किया और मैंने अपने इस आइडिया को स्टार्टअप का रूप दिया। क्या क्या फ़ायदे आपको दिखे स्टार्टअप इंडिया की तरफ जो आपने रुझान किया? स्टार्टअप इंडिया का मैंने जब रजिस्ट्रेशन लिया था
जो उसमें बहुत सारे प्रोबोज मिलते हैं जो मुझे बिजनेस में बहुत ही मदद किया मेरे स्टार्टअप। प्रोबोज इन द सेंस कि मुझे जोहो की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिला, जिससे हम फ्री ईमेल करते थे कॉलेजेस को। मुझे माई ऑपरेटर की तरफ से IVR कॉलिंग का फैसिलिटी मिला 6 महीने तक, जो कि मुझे कोई भी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। रेजर पे की तरफ से मुझे बिना ट्रांजैक्शन फीस के मुझे ट्रांजैक्शन करने का मौका मिला। तो ये आपने अप्लाई किया था या उन लोगों ने खुद ही आपको अप्रोच किया? ये स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे जाके हमने अप्लाई किया था, तो वहाँ से मुझे रिस्पांस मिला और मैंने इस फैसिलिटीज को लेके अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया। तो ये फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल थी? हाँ, अवेलेबल थी मैम। ओके, तो बात करें अगर कंपनी फॉर्मेशन की, कंपनी फॉर्मेशन से स्टार्टअप फॉर्मेशन की तरफ, आपने खुद ही लैपटॉप की मदद से खुद ही बैठकर किया या फिर सीए की मदद ली, कैसे किया ये? इसमें भी मैम क्या था, पैसे तो उस टाइम थे नहीं, तो जब हम कंपनी बनाने जा रहे थे तो कोई एफर्ट करने का इच्छा नहीं। हाँ, कोई बोल रहा है X अमाउंट लगेगा, कोई Y अमाउंट लगेगा, कोई Z अमाउंट लगेगा। तो खोजते मैंने जो है सो रांची में ना सही दिल्ली की कंपनी से उनको बहुत रिक्वेस्ट करके कि अभी पैसे नहीं हैं और हम एक स्टार्टअप हैं, तो उन्होंने हमारी बात को रखा और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में हमारा स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर मतलब कंपनी रजिस्टर की और उसके बाद स्टार्टअप रजिस्टर कर दिया। हाँ, एक स्टार्टअप लेने के लिए एडुवेगो नाम आपने क्या सोच कर रखा, मतलब क्या कंसेप्ट था? कॉन्सेप्ट मैम ऐसा है कि एडुवीगो एडू जो है वो एजुकेशन से मैंने लिया था, क्योंकि मुझे एजुकेशनल इंडस्ट्री में ही जो है सो हमारे प्रोडक्ट को कैटर करना था। एंड वीगो इन द सेंस कि हम बच्चे के साथ कॉलेज का इनिशियल डेज से लेके उनके प्लेसमेंट तक साथ जाना चाहते थे, तो वहाँ से हमने वीगो लिया कि बच्चों को भी शामिल किया, खुद को भी शामिल किया। वीगो का कंसेप्ट क्या था? वीगो इन द सेंस कि वी में हम आते हैं, बच्चे आते हैं, कॉलेज आते हैं, एंड गो में हम साथ आगे बढ़ते हैं। तो जी मुकेश जी, आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं और उन तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? टारगेट ऑडियंस मैम, हमारा जो स्टार्टअप है वो इंडस्ट्री बेस्ड है, दैट इज एडुकेशन। तो हमारा जो एडुकेशन में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एडिटेक्स हैं, कोचिंग संस्थान हैं, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। उन तक पहुंचते कैसे हैं अलग अलग जगहों में? उन तक पहुंचने के लिए 2-3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम उन्हें जो है सो ईमेल करते हैं हमारे प्रोडक्ट के कैटलॉग के साथ, एंड हमारा जो टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक्स होता है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं। वो शेयर करने के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिला तो हम उन्हें व्हाट्सअप करते हैं, वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला तो हम उन्हें कॉल करते हैं, और अगर कॉल पे भी रिस्पांस नहीं मिला तो हम उनके कॉलेज में जाके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं आप जी। मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे कि चैलेंजेस जो उस समय आपने फेस किए थे इनिशियल फेज में, वो आपने हमसे साझा किए। हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और कैसे आप उसको ओवरकम कर रहे हैं? चैलेंजेस मैम अभी भी बहुत सारे गैप हैं, क्योंकि कॉलेजेस जो है ना वो टेक्नोलॉजी को बहुत ही धीरे तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि हम ये सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, बट दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। उनको ये कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया है कि हम इस सॉफ्टवेयर पर अगर X अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो करे या ना करे, ये चीज़ पे हमें जो है सो एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है, जो उसके ओनर्स हैं, उनको ये चीज़ समझाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो उसमें फिलहाल किस प्रकार के अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके साइड से। हाँ, कॉलेज तो कैसे फास्ट डिसीजन उनका आपकी तरफ हो पाए, इसके लिए आपके क्या स्ट्रैटेजीज रह रहे हैं? इसके लिए मैम हम लोग ग्रुप डेमोज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सेमिनार्स। ग्रुप डेमोज मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और चेयरमैन को एक साथ बुलाकर और आप किसी जगह पे ग्रुप डेमो ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ, ग्रुप डेमो ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन उन्हें 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शंस भी देते हैं कि अगर आप इसको यूज़ करके अगर आपको अच्छा लगा, एंड इस कॉन्फिडेंस में देते हैं कि अगर वो 3 महीने यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट उनको पसंद आना ही आना है, तो हम लोग 3 महीने का जो है उनको फ्री सब्सक्रिप्शन भी दे देते हैं। क्या बार्गेनिंग वाली कंडीशन भी आप फेस करते हैं कहीं से? नहीं मैम, बार्गेनिंग किसी भी कॉलेज का बजट बहुत अच्छा रहता है। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या रहता है आपके बिजनेस का प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए? रेवेन्यू जनरेशन में हमारा जो स्टार्टअप है मैम, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, जो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है कि आप अगर एक एकेडमिक ईयर, सपोज आप मार्च 2025 में हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो मार्च 2026 तक वो सब्सक्रिप्शन चलता है। और जो आप दूसरे कंपनीज़ की जो स्टार्टिंग में आपने बात की कि और भी ऐसे कंपनीज़ होगी जो ये सर्विसेज देती होंगी, तो वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हिडन जो है ना कैप्स लगा के रखते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है।
अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मतलब रेवेन्यू बेस क्या रहता है? रेवेन्यू बेस हमारा जनरेशन के लिए बेस क्या रहता है? सब्सक्रिप्शन कॉलेज की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से? नहीं मैम, हम स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। हम जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं वो कॉलेज की तरफ से किस करते हैं। तरीके से होता है, अगर आप बता सके, जिससे कि आपका एक प्रॉफिट इंश्योर्ड रहता है या वो बढ़ते जा रहा है? ये मैम सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्रिप्शन ईयरली होता है और वो एक प्रीपेड मॉडल होता है मैम। तो हम लोग एडवांस ही 1 साल का एडवांस हमारे पास आ जाता है, जिसके बाद जो हमारे डिफरेंट कॉस्ट से हमेशा जो आपका इनकम है या जो सेल्स इनकम है वो बढ़ा रहे और एक अच्छा मार्जिन इंश्योर्ड हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए मैम हम जो एक सबसे बड़ा ट्रिक जो मैंने अपनाया हुआ है ये है कि हम लोग जो है सो मास कॉलेजेस, मतलब कभी भी ऑनबोर्ड करते हैं तो 3-4 कॉलेजेस को एक साथ ऑनबोर्ड करते हैं ताकि कॉस्ट कम कॉस्ट लगे और हमारा उसी कम में लगे, मैक्सिमम लोग को, कवर हो पाए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम कवर कर सके उसमें। फिलहाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है? हमारी टीम में टोटल अभी 11 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि वर्क फ्रॉम होम अपने कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है। तो अभी हम लोग क्लाउड, जो मैंने जोहो का जिक्र किया, अभी हम लोग जोहो पे क्लाउड बेस्ड काम करते हैं। रांची में हमारी जो टीम है वो मार्केटिंग करती है और टेक टीम जो है हमारा वो वर्क फ्रॉम होम करती है। और जितने भी आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस तरीके से हो पाता है? वो तो सैलरीज होते हैं, सेल्स पे इंसेंटिव्स होते हैं, तो इस तरीके जो है सो हम लोग उनको जो है कमीशन बेस्ड भी आपने रख रखा है? नहीं मैम, नहीं कमीशन, आई डोंट सपोर्ट कमीशंस, क्योंकि उसी चीज़ से उसी कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए तो मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो कमीशंस मैं नहीं रखा अपने सेल्स सिस्टम में। हम लोग डायरेक्ट सैलरी बेस्ड है एंड इसको हम लोग इंसेंटिवाइज इन द सेंस की फॉर्म ऑफ की कभी घूमने ले गए, कभी टूर दे दिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, तो उस तरीके से हम उनको जो अप्रिशिएट करते हैं। कुछ सालों बाद एक जगह पर खड़े रहने के लिए या एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने के लिए आने वाले सालों में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड विजन्स हैं एंड क्या स्ट्रैटेजीज हैं? अभी मैम मैंने 4 मॉड्यूल्स जो है वो कवर कर रखे हैं, जो मैंने आपको बताया। मेरा अभी सबसे बड़ा जो एम है इस एकेडमिक ईयर का, उसमें है कि जितने भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन लेंगे उनको लोन की सुविधा प्रोवाइड कराना मेरा इस ईयर का एम है। इस एम में आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप ये समझ लो कि बच्चे जैसे ही इनरोल होते हैं XYZ किसी भी कॉलेजेस में हमारे थ्रू, तो बच्चे जब अपने पोर्टल पे जाएंगे ना, तो पोर्टल में जाने के बाद वो एजुकेशन लोन के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनको डिफरेंट बैंक्स के जो है एलिजिबिलिटी दिखेगा कि एक्स बैंक इतना, वाई बैंक इतना, ये आपको जो है उनके सिविल स्कोर के आधार पे उनको कितना लोन दे सकती है और वहीं से वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको बैंक दौड़ने की जो है ना वो समस्या को हम खत्म करना चाहते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंक से वो डायरेक्टली लोन्स ले सकते हैं अपने सिविल स्कोर को दिखाते हुए। अभी मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी क्या आपके कुछ वे फॉरवर्ड विजन्स हैं या प्लान्स हैं अपने आप को एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के लिए? फिलहाल तो मैं लोन्स पे काम कर रहा हूँ, बट मेरा जो लॉन्ग टर्म विज़न है वो है कि मुझे ऑल इन वन जो सॉल्यूशन है बच्चों को प्रोवाइड कराना है कि उनके साथ कोई भी मिसलीडिंग ना हो, कोई उनको गुमराह ना करे, कोई उनको मिस इन्फॉर्मेशन ना दे। तो यही मेरा जो है सो विज़न था और विज़न है और आगे यही विज़न पे काम। कुछ सालों में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैम आने वाले सालों में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी प्राइवेट जो हमारे एटलीस्ट जो झारखंड के कॉलेज हैं वो सामने आए, हमारे सेवाओं का इस्तेमाल करें और बच्चों तक जो है सो सही इन्फॉर्मेशन अपने कॉलेज में बढ़ाएं। लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं खुद को खड़ा आने वाले सालों में? मुझे 1000 कॉलेजेस के साथ जो है सो काम करना है आने वाले 1-2 सालों में। ओके, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने इस वेंचर की शुरुआत की, अपने ही कॉलेज को अपना पहला कस्टमर बनाकर धीरे धीरे 1 से 32 कॉलेजेस तक आप गए और अभी और भी कॉलेजेस में आप बढ़ रहे हैं, तो इसी दौरान अलग अलग जो बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं उनके साथ आपने पार्टनरशिप कैसे की या बिजनेस पार्टनरशिप कैसे की ताकि आपका और उनका बिजनेस साथ साथ बढ़ सके? मैम मैं पहले जो है सो इसमें क्लियर कर देता हूँ एक चीज़ कि इसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अकेले हर सर्विस को कैटर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा करते हैं कि जो डिफरेंट थर्ड पार्टीज कंपनी है, जैसे
रेजर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, My माई ऑपरेटर हो गया। तो इसमें जब बच्चों को कॉलेज की फीस जब जमा करनी होती है तो हम रेजर पे का सहारा लेते हैं। जब एक कॉलेज काउंसलर जब बच्चों को कॉल करता है, इस कॉलेज के बारे में जब इंफॉर्मेशन देता है, तो हम माई ऑपरेटर का सर्विस यूज़ करते हैं। ऑन अ सिंगल क्लिक बच्चों को कॉल कनेक्ट हो जाता है और काउंसलर और बच्चे आपस में अपना जो ये तो हुई म्यूचुअल ज़रूरतों की बात कि आपकी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा दूसरे बिजनेसेस से पार्टनर करना या कनेक्ट करना, उनको ये बताते हुए कि आप भी ग्रो कर सकते हैं, मैं भी ग्रो कर सकता हूँ या हम भी ग्रो कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ये आप कैसे करते हैं? ये मैम मैं इवेंट्स में जाता हूँ, स्टार्टअप्स के जो इवेंट्स होते हैं उसमें मैं जाता हूँ। और एक सबसे बड़ा माध्यम है लिंक्डइन के थ्रू मैं सामने वाले जो हमें ज़रूरत है जिस स्टार्टअप्स की या जिस कंपनी की, उनके फाउंडर्स को अप्रोच करता हूँ। और लिंक्डइन में सारे जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और उस रिस्पांस के बाद जो है सो हम लोग मिलते हैं, आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम लोग और जो है सो आगे कैसे बढ़ सके। तो एक लिंक्डइन एक बहुत बड़ा सहारा होता है दूसरे कंपनीज के फाउंडर्स से जुड़ने के लिए। लिंक्डइन को आप मेजरली यूज़ करते हैं? जी। जो भी स्टार्टअप्स हैं या जो भी ऑलरेडी से स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? और जो भी न्यू पर्सन्स हैं जो स्टार्टअप्स खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? मेरा सलाह है कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि स्टार्टअप टेक्स टाइम। और स्टार्टअप जो है सो कम से कम आपको समय देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि सब छोड़ छाड़ के आप निकल लेते हैं, बट वो नहीं करना है। आपको हिम्मत बनाए रखना है और एक दिन आएगा जब आपके स्टार्टअप को बहुत बड़ी पहचान मिलेगी और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुकेश जी, आपने हमारे दर्शकों को स्टार्टअप खोलने की तरफ इतना प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।